राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक सिलेबस 2025 ये किसने निकाला, कहाँ से आया? ये सिलेबस जो दे रखा है इसमें वही पैटर्न है, ये वही पैटर्न है जिसमें हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति 25 प्रश्न, सस्य विज्ञान 20 प्रश्न, उद्यानिकी 20 प्रश्न, पशुपालन 20 प्रश्न। वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, अधिकतम पूर्णांक 300 का होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा। ओके, ये था उद्यानिकी का जो आपका सिलेबस है, जैसा कि मुझे पता ही है पहले से, फिर भी मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे देख रहे हैं खाली बस। तो उद्यानिकी का सिलेबस भी इसमें काफी है लंबा चौड़ा, पशुपालन भी इसमें काफी दे रखा है। आप सिलेबस की एक कॉपी हमेशा अपने साथ कैरी करें, सबके साथ सिलेबस होना चाहिए। किस किस के पास है? एवरीबडी मस्ट हैव सिलेबस। आपके पास सिलेबस की एक फोटोकॉपी होनी ही चाहिए, ठीक है? उससे क्या है कि ठीक रहता है, आपकी तैयारी कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, कितना सिलेबस हो गया नहीं हुआ, अध्यापक लोग कितना करा रहे हैं, तुमको खुद ब खुद कितना करना है उसकी जानकारी रहे। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो हम कर लेंगे, उसमें समस्या आपको नहीं आने देंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। फिर तो हरी करे सो खरी, है कि नहीं? भगवान करे जो ही होना है ना अपने हाथ, है कि नहीं? अरे है कि नहीं तो बोला हाँ। ये क्या देख रहे हो फिर मैं है कि नहीं घूर रहा हूं मेरी तरफ। हमने वैज्ञानिक नाम याद करने का प्रयत्न किया था, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी वैज्ञानिक नाम याद किए होंगे। मैं पूछ रहा हूं, आपको हाथ खड़ा करना है। गांठ गोभी का नाम क्या होता है? हाथ खड़ा, हाथ खड़ा। क्या होता है भैया? आगे भी तो बताना है। ब्रेसिका ओलेरेशिया तो सबका ही होता है। ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गोंगिलोडस या कोलोरापा। हाथ खड़ा करोगे। शकरकंद का कुल क्या होता है? देखो कम को याद है, कॉर्नवोल्वुलेसी। और हाथ खड़ा करोगे। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, शाबाश। डोमेस्टिक शब्द का मतलब था घरेलू, डोमेस्टिक यानी घरेलू, ठीक है? जिसको घरे पे पालतू को भी डोमेस्टिक कहते हैं। पालतू पशु यानी घरेलू पशु, जिनको डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक मतलब पालतू। इसी तरीके से और भी जो है नाम है, जैसे बेर का कुल होता है रेमनेस, पालक का कुल होता है चिनोपोडियस, देसी पालक का नाम होता है बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, और विलायती पालक का होता है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है? अब आप तुरंत रिपीट करेंगे, पहले मैं बोलूंगा बाद में तुम। टमाटर को बोलो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, आलू सोलेनम ट्यूब्रोसम, बैंगन सोलेनम मेलोंजियम, भिंडी एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, मिर्च कैप्सिकम एनम, देसी पालक बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, विदेशी पालक स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, गाजर डोकस केरोटा, मूली रेफिनस सेटाइवस, फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी केपिटाटा, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गोंगिलोडस। इसी प्रकार से ब्रोकली ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटालिका,
क्या बात है, इतने सारे नाम अपने को याद हो रहे नहीं हो रहे। शकरकंद को आइपोमिया बटाटास क्या कहते हैं, बोलो अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, अंगूर वाइटिस विनिफेरा, अमरूद सीडियम गुआजावा आदि। ठीक है, ये सभी नाम हमें याद रहने चाहिए। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? टेस्ट भी होगा तो भी ज्यादातर चीजें इसमें से आएगी। अगला जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ने जा रहे हैं पकने के आधार पर। अभी तक जो पढ़ा वानस्पतिक वर्गीकरण था, पकने या श्वसन के आधार पर, पकने या श्वसन के आधार पर। तो बेटा हम पकने और श्वसन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अभी आपको लिखना है नहीं, जब कहूं मैं लिखो तब लिखना है, इसलिए आप सभी इधर ध्यान देंगे। टॉपिक है अपना पकने और श्वसन के आधार पर। थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनना, बाद में हम आगे की बात करेंगे। मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, समझने के लिए है, खाली ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के उद्देश्य से है, इसलिए कोई भी ज्यादा इसको दिल पे नहीं लेवे कृपया, समझने के उद्देश्य से बता रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा देखें। ये मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है गाइस, ये पूरा का पूरा जो है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, कुछ शब्द यहाँ अंग्रेजी के लिख रहा हूं जो कि समझने के उद्देश्य से है, इसीलिए। ठीक है ना, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये किसी भी फल का मैंने बनाया कि भाई फल पकता है उस तरीके से कैसे, जैसे ग्राफ में यहाँ समझाता हूं। जैसे ये कोई भी फल है उसकी वृद्धि हो रही, फ्रूट बनने के बाद में उसकी ग्रोथ हो रही, परागण हो गया है, फल बन रहा है। अब फल के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फल धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा, ग्रोथ हो रही है। ये कर्व कौन सा है? ग्रोथ। ग्रोथ को कहते हैं बेटा वृद्धि, क्या कहते हैं? ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। अब जैसे कोई भी फ्रूट बनता है, ये वाली जो अवस्था उसके फ्रूट में देख रहे हैं, ये पकने की अवस्था है। कौन सी है? ये उस फ्रूट की पकने की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला जो हमने बनाया। कोई भी फल होता है उसमें पहले कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन। तो मैं यहाँ पे जैसे कोई भी फ्रूट बना, उसमें सबसे पहले होता है सेल डिवीजन। क्या होगा? सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। फ्रूट का कोशिका विभाजन होगा, फिर कोशिका धीरे धीरे बड़ी होती है, उसको कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। क्या कहते हैं? ऐसे मत सोचना कि भाई मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं, खाली समझने के उद्देश्य से। सेल इनलार्जमेंट क्या है? ये इनलार्जमेंट का मतलब होता है बड़ा। जैसे एक हार्मोन तो है साइटोकाइनिन, क्या है? पौधों के अंदर हार्मोन होते हैं ना, पौधे बहुत सारे हार्मोन ऐसे प्राकृतिक रूप से ही बनाते हैं, उनको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। कुछ ऐसे तत्व जो पौधे के द्वारा बनाए जाते हैं बहुत ही कम मात्रा में, और वो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जैसे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन आदि। उसके अलावा भी जेस्मोनिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड आदि। तो ये क्या होता है, बहुत कम मात्रा में वृद्धि को जो है बदलाव ला देते हैं बहुत सारा। तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन, जबकि कोशिका के आकार को बढ़ाती है जिब्रेलिक एसिड। कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिक। कोशिका बड़ी हो रही है। ये यहाँ जो मैंने पीरियड लिखा है, ये पकने का टाइम है। क्या है ये? पकने को बोलते हैं राइपनिंग। क्या लिख रहा हूं मैं? खाली समझने के लिख रहा हूं। अभी देखो क्या पढ़ना चाह रहे थे, ये पकने का पीरियड है ये, जबकि ये पीरियड कोशिका विभाजन का। यहाँ मैंने बनाया है सेल इनलार्जमेंट। ये सेल इनलार्जमेंट से लेकर के ये जो पूरा का पूरा पीरियड है, ये एक परिपक्वता है। क्या है? फल परिपक्व हो रहा, उसको कहते हैं मैच्योरेशन। क्या कहते हैं? भाई मैच्योर होने को हम लोग क्या कहते हैं? परिपक्वता और मैच्योरेशन। मैच्योर एक वर्ब यानी क्रिया है, और मैच्योरेशन एक नाउन। क्या है? नाउन, संज्ञा। नाउन का मतलब क्या? संज्ञा, जो किसी नाम को प्रदर्शित करती। कोई नाम है तो वो संज्ञा, कोई किसी वस्तु के, किसी जगह के या किसी व्यक्ति विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। यू नो संज्ञा, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि लादूलाल एक संज्ञा है, लादूलाल की जगह हम बोल रहे हैं वह। क्या बोल रहे हैं? वह, सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा को तो हम लोग कहते हैं नाउन, सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउन, और उसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? पता नहीं यार कैसे आया, भगवान ने वापस। तो कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका बड़ी हो रही, फिर फल परिपक्व हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरी की पूरी वृद्धि चल रही।
फल पकने के बाद में बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा होने को कहते हैं सेनेसेंस, क्या कहते हैं, जीर्णता कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जीर्णता। ये मैंने खाली समझने के उद्देश्य से ही बताया, आप कोई भी दिल पे नहीं ले इसको, ठीक है। अब देखें आगे, वही तो अच्छी, देखो कितना अच्छा लिखा, शाबाश, ऐसे लिखते रहो। तो आपके पढ़ाने से लगता है कि आप जुनून और रुचि के साथ पढ़ाते हो, ऐसे ही लगे रहो। हाँ। उसी ने लिखा ऐसे ही लगे रहो, उसने लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, तुम भी ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें लिखते रहो। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां पर भी अगर तुमको वास्तव में लगता है कि सही बोल रहा हूं, तो जहां पर भी तुमको मौका मिले बढ़ाई करने का, दिल खोल के करे, क्योंकि क्या है कि प्रशंसा करने से अपना तो कुछ जाता नहीं, अपना क्या ही जाता। तो जैसे मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो डाला, इंस्टाग्राम पे रॉयल के ऊपर, या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे देखो, तो नीचे अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है तुमको, वो एक तुम्हारी तरफ से दी गई गुरु दक्षिणा हो, है कि नहीं भाई? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मेरे लिए ही नहीं, एवरीवेयर, जहां आपको लगता है आप लोग लिख सकते हैं भाई, गलत चीज तो नहीं कह रहा हूं। इधर गैस का प्रोडक्शन होगा, इधर गैस है, ये ग्रोथ को दिखा रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं इथाइलिन प्रोडक्शन, क्या लिख रहा हूं, इथाइलिन, खाली समझा रहा हूं, देखो कैसे समझ में आता है बढ़िया से। इथाइलिन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, इथाइलिन का उत्पादन हो रहा है। ऐसे फल जिनमें इथाइलिन का उत्पादन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे इथाइलिन पहले थी वैसी रेडी, इसको कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल, क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अब मैं हिंदी में लिख देता हूं, नॉन क्लाइमेक्टेरिक, क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेक्टेरिक, मैक्टेरिक, नॉन क्लाइमेक्टेरिक होता है एक्चुअली, मैट्रिक नहीं होता, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल। ऐसे फल जिनमें इथाइलिन की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको हमने क्या बोला, नॉन क्लाइमेक्टेरिक। ऐसे फ्रूट जिनमें इथाइलिन की दर पहले कम थी, लेकिन जैसे ही फल पका तो क्या हो गई, बढ़ गई, ऐसे को बोलते हैं क्लाइमेक्ट्रिक फल, क्लाइमेक्टेरिक फल, मैक्टेरिक, क्लाइमेक्टेरिक फल। फल कह दो चाहे उत्पाद कह दो, एक ही बात है, मेरी बात को समझते रहना हल्का सा। अब मैं श्वसन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, श्वसन की दर की बात कर रहा हूं, श्वसन की दर यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऐसे फल जिनमें श्वसन की जो दर है वो पहले ज्यादा थी, लेकिन समय के साथ जैसे फल पकता रहा तो क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे फल जिनमें श्वसन की दर पकते समय कम हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक। ऐसे फल जिनमें श्वसन की दर कम हो रही थी, जैसे ही पकने का समय आया तो क्या होगी, बढ़ होगी। तो अब इस ग्राफ से हमें यह समझ में आ रहा है कि ऐसे फल जिनमें इथाइलिन और श्वसन दोनों की दर पकते समय बढ़ रही है, उनको बोलेंगे क्लाइमेट्रिक फल। ऐसे फल जिनमें पकते समय इथाइलिन और श्वसन की दर कम हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फल। इतनी सी बात है, समझ रहे हो मेरी बात? तो समय के साथ में इनकी जो दर है, वैसे तो फल पकता है तो कई प्रकार के बदलाव होते हैं, जैसे फ्रूट राइप हो रहा है, पक रहा है, तो उसमें रंग बदलेगा, उसमें और जो है उसमें फ्लेवर बदलता है, टेस्ट बदलता है, एसिड कम होती है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, और भी कई प्रकार के जो है फिजियोलॉजिकल चेंज उसमें होते हैं उसमें से इथाइलिन और श्वसन भी एक है। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन दोनों की दर बढ़ जाती है, उनको तो क्या कहते हैं, क्लाइमेट्रिक फल। और ऐसे फल जिनमें श्वसन और इथाइलिन की दर कम हो जाती है, उनको कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। यहां तक हमारे एक बार मोटा मोटा क्लियर हो चुका है। अब देखो आप लोग बात करते हैं आगे की। वैसे तो हमारे खाली एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो अब हम यहां लिख लेते हैं क्लाइमेक्टेरिक फल, क्लाइमेक्टेरिक। तो मैं 3 लाइनें यहां पर मैं बोल करके लिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जो क्लाइमेट्रिक शब्द है, ये क्लाइमेट्रिक शब्द दिया गया था किड और वेस्ट नामक 2 व्यक्तियों ने। किड एंड वेस्ट, क्या नाम है, किड और वेस्ट करके 2 व्यक्ति थे, उन्होंने ये क्लाइमेट्रिक शब्द दिया। तो कोई पूछे, ये पूछा भी गया है पहले, इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट्रिक शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो किड और वेस्ट। यहां मैं 3 पॉइंट आपको जो है बोल करके लिखाऊंगा। 3 पॉइंट कौन से लिखाऊंगा, पहला,
ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर बढ़ जाती है वो क्लाइमेट्रिक। दूसरा, ऐसे फलों को आप लोग इथाइलिन के द्वारा भी पका सकते, जैसे कि फलों को तोड़ लिया, उसके बाद में तुमने बाहर से अगर इथाइलिन डाला तो भी वो फल पक जाएंगे। तीसरा है कि इनको तोड़ने के बाद में पका सकते, तोड़ने के बाद में इन क्लाइमेट्रिक फलों को पका सकते हैं। आपकी परीक्षा के अंदर खाली एग्जाम्पल आएंगे, फिर भी ये जो बातें बता रहा हूं ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे जो है वो उसको कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्या कहते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक फल जो भी होते हैं। अब नॉन क्लाइमेट्रिक में जो मैं जो पॉइंट आपको लिखाऊंगा वो भी लगभग आपके सेम टू सेम ही रहेंगे, जैसे कि खाली उल्टा रहेगा थोड़ा। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर कम हो जाती, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इन फलों को हम लोग इथाइलिन के द्वारा नहीं पका सकते। तीसरा लिखेंगे कि पेड़ से तोड़ने के बाद में भी हम उनको नहीं पका सकते, जबकि इनको क्या थे? पका सकते हैं। ये मैं बोल के आपको वापस लिखाऊं। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ऐसे कौन कौन से फल हैं जो क्लाइमेट्रिक है, तो मेरे साथ याद रखना। बोलो आम, केला, पपीता, आम, केला, पपीता, अमरूद, इसके अलावा देखो चीकू, चीकू, सीताफल, सीताफल, बिलपत्र, खजूर आदि। होने को तो यहाँ पर और भी मैं जैसे लिख रहा हूं, लेकिन मेन यही है। मेन फ्रूट आपके ये हैं। अन्य फलों के अंदर और भी आप एवोकाडो, एक फल कौन सा है? एवोकाडो फल है, वो भी आप याद रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है अच्छे एग्जाम के लिए। सेब, नाशपाती वगैरह तो इसमें है ही है। सेब है, नाशपाती है, सेब वाले चारों के चारों इसी में आते हैं। सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा। फ्रूट तो मैंने कल आपको कहा था ना, उधर इतने पढ़ा के आए, तो वो इसमें भी आते हैं, लेकिन फिर अपने ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, फालतू बचेड़े खाने का क्या मतलब। ऐसे अंजीर और लिख सकते हैं इसमें। भाई अंजीर के पौधे आपने अगर देखे तो अंजीर के फलों को भी हम लोग तोड़ने के बाद में खा सकते हैं, पका सकते हैं मतलब। तो सामान्यतया इजी क्वेश्चन आता है। आप आम हो गया, केला हो गया, पपीता है, अमरूद है, चीकू को भी पका ही सकते, सीताफल को भी पकाने। खाली आपको दिक्कत इन दोनों को थोड़ी ज्यादा समझ में, बिलपत्र का पता नहीं चलता, इसका नहीं पता चलता। आम को तो पकाते ही हैं, केले को भी हम पकाते हैं, गाँव में क्या, खजूर को पकाते हैं, खजूर तोड़ के लाते, बोरी में भर के रख देते, पक जाती है 4 दिन बाद, पकता नहीं पकता। सीताफल को भी ऐसे करते हैं। एवोकाडो का इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ रखा है एफएसओ के एग्जाम में, इसलिए आप लोग, एवोकाडो का वैज्ञानिक नाम होता है पर्सिया अमेरिकाना। क्या होता है? जो आपके सिलेबस का भाग नहीं। क्लाइमेट्रिक शब्द तो उन्होंने दिया, नॉन क्लाइमेट्रिक किसने दिया उसका कुछ पता नहीं, ठीक है। पता होता तो अभी बता देता, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी फिक्स है नहीं है, तो वो क्लाइमेट्रिक है, बचे हुए सारे नॉन क्लाइमेट्रिक। अब हमें, ये तो फल हो गए। सब्जियां, सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल। तो जैसे तो सब्जियों का कभी भी प्रश्न आता नहीं यहाँ से। टमाटर है जैसे कि, और खरबूज, टमाटर और खरबूज इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। कभी प्रश्न इसका आया नहीं है सब्जियों का, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। नॉन क्लाइमेट्रिक वाली कैटेगरी में कौन कौन से फल आते हैं, यानी कि फ्रूट आते हैं, वो हम याद रखें। एक तो आते हैं नींबू वर्गीय फल। क्या आ रहा है? नींबू वर्गीय फल, यानी सिट्रस का पूरा ग्रुप। इसके अलावा अंगूर, क्या है? जैसे कि अंगूर है, जैसे कि आंवला है और अनार है। अंगूर, आंवला, अनार, तो अनार भी इसी कैटेगरी में है, ध्यान रखना। बेर भी इसी कैटेगरी में है, बेर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से आप देख करके इनको ध्यान रखेंगे तो बात बने, देखो बाकी तो क्या ही होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट है जैसे लीची। क्या है? लीची, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। लीची, पाइनएप्पल एवं स्ट्रॉबेरी। लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, तब जाकर के बात बनी। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर में प्रश्न आया था वो क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है? लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और एवोकाडो। क्या करोगे? निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल नहीं है? उसमें आम, केला, पपीता, अंगूर, क्या है? देखो आगे हम पढ़ेंगे कि नींबू वर्गीय फलों में भी एक फ्रूट आता है, ग्रेप फ्रूट। बड़े एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होता है कि ग्रेप को अंगूर कहते हैं, और ग्रेप फ्रूट एक नींबू का ही फल होता है, जिसको सिट्रस पैराडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बड़े एग्जाम में ये कंफ्यूज करने, ग्रेप भी आता है, ग्रेप फ्रूट भी आता है, ऐसे लड़कों को यूं कंफ्यूजन करते हैं। भाई खास बात है नहीं। ये तो फल हो गए।
सब्जियों में इसमें एक तो आप खीरा याद रख सकते हो, क्या रख सकते हो, खीरा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी तरबूज वगैरह और भी सब्जियां हैं, लेकिन सब्जियों का कभी कोई प्रश्न देखने में आया नहीं। जो प्रश्न आता है वो कौन सा, फ्रूट का ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से हो गए, आम, केला, पपीता, अमरूद, चीकू, पाइनएप्पल, बेलपत्र, खजूर, और एवोकाडो, सेब, नाशपाती, अंजीर। कुछ एक्स्ट्रा भी हमने लिख लिए हैं, ठीक है। नॉन क्लाइमेट्रिक सिट्रस है, अंगूर है, आंवला है, अनार है, बेर है, लीची, पाइनएप्पल इत्यादि, है क्या नहीं। अब कोई किसान है, माना कि कोई भी किसान है, मान लो कि ये कोई भी फार्मर है, ठीक है, ये किसान है, कोई भी फार्मर है, पगड़ी पहन रखी। फार्मर की दो प्रकार की इच्छाएं हैं। फार्मर जो होता है किसान वर्ग, दो चीजों वो जान रहा है, बगीचा है। एक तो वो ये चाहता है कि मेरे फल जो है वो जल्दी जल्दी पक जाए, किसान के फल क्या हो, जल्दी पक जाए। तो ऐसे कौन से केमिकल हैं, उनको हम लोग फल पकाने हेतु काम में लेते हैं। तो फल पकाने हेतु का मतलब है फ्रूट राइपनर, क्या है, फ्रूट राइपनर के रूप में। तो हार्मोन के रूप में तो हम लोग इथाइलिन लेते हैं, इथाइलिन से हम लोग ट्रीट कर देते हैं। इथाइलिन बाजार के अंदर या तो ये इथ्रेल की फॉर्म में मिलेगा या ये इथेफोन के नाम से मिलेगा, इथेफोन। तो इथ्रेल, इथेफोन, या जिसको सरकार ने भी बैन कर दिया है उसको आपको काम में लेना है, कैल्शियम कार्बाइड। क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, यहां लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बाइड, जो कि वर्तमान के अंदर जो है प्रतिबंधित है। क्या है, वर्तमान में भारत सरकार ने इसको जो है प्रतिबंध कर रखा है, प्रतिबंधित, यानी सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है, क्योंकि कैंसर होता है। जहां पर इथाइलिन फल को 5 दिन में पकाता है, कार्बाइड वहां पे 2 दिन में पका देता। तो इससे क्या है कि कैंसर वाले जो, ये कार्बाइड खुद कैंसर पैदा करता है, तो इससे कैंसर होता है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मद्देनजर इसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित या बैन कर दिया। समझ रहे हो बात को, ऐसा। तो ये इथाइलिन पकाने के, लेकिन एग्जाम में अभी भी आता है। तो किसान की इच्छा थी कि फल जल्दी जल्दी पक जाए तो बाजार में जल्दी जल्दी बिक जाएंगे, जल्दी जल्दी बिकेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, ऐसी बात। तो ये मार्केट में भाव चल रहा है तो जल्दी पकाने भी पड़ते हैं। एक किसान की इच्छा है कि फल धीरे धीरे पके, क्योंकि फल जितने जल्दी पकते हैं उतने जल्दी खराब भी होते हैं। फलों को जल्दी पकाया तो जल्दी खराब हो जाए। इसमें एक लॉजिक आता है कि इथाइलिन के उत्पादन के हिसाब से, यानी हर फल इथाइलिन छोड़ता है। फल इथाइलिन एक हार्मोन है जो पौधे के अंदर बनता है, पौधे के अंदर बनता है। इसको बाहर से भी हम लोग जो है, इसको लेबोरेटरी के अंदर भी इसको सिंथेसिस हम लोग इसका कर सकते हैं, मतलब लैब में भी बना सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो पौधे के अंदर तो बन ही रहा है, हम बाहर से छिड़क रहे हैं तो जल्दी पकेगा। अब पौधे के अंदर जो बन रहा है वो अगर कम बने तो ही बात बने। तो यहां पे तो हर एक पौधे को इथाइलिन के उत्पादन की रेट के हिसाब से वर्गीकरण कर रखे कि अधिक इथाइलिन छोड़ने वाले, थोड़ी थोड़ी कम इथाइलिन छोड़ने वाले, बिल्कुल कम इथाइलिन छोड़ने वाले। तो जैसे कि एक है चिकू, जैसे है खरबूजा, जैसे एक फ्रूट आता है पैशन फ्रूट, कीवी फ्रूट। तो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो इथाइलिन को ज्यादा छोड़ते हैं। अब जैसे यहां पर खरबूजे रख रखे हैं 10-15, एक खरबूजा रखा है तो वो धीरे धीरे पकता है। 50 खरबूजे रखे हैं तो इथाइलिन ज्यादा छोड़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि इथाइलिन गैस ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो गांव में वो कहावत तुमने सुन, मैंने बार बार बताया, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल। अब कोई खरबूजे को देख के कोई खरबूजा रंग थोड़ी ना बदल, वो तो इथाइलिन के कारण ऐसा हो रहा जल्दी पक रहे। तो इस कहावत को हम दैनिक जीवन में भी काफी काम में लेते कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजा। हम क्रिकेट के कमेंट्री में भी हम कई बार काम में लेते जैसे कोई एक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है और एक खिलाड़ी थोड़ा धीरे धीरे खेल रहा है, जैसे एक खिलाड़ी ने छक्के चौके मारना शुरू किए तो दूसरे वाले ने भी 1-2 चौके छक्के मारे। हम कह सकते हैं देखो कैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल, है क्या नहीं। तो ये कहावत है हमारे दैनिक जीवन में काम में, लोकोक्ति एक तरीके से कह सकते हो आप। तो अब इथाइलिन के उत्पादन को कम करे तो बात बने। यहाँ 3 चीजें बता रहा हूं, 2 आपके काम की। ये कोई भी प्लांट, इस प्लांट के अंदर इथाइलिन बनता है, वो इथाइलिन बनने की भी एक प्रक्रिया है क्या। भाई पौधे के अंदर कुछ रासायनिक बदलाव, इथाइलिन एक गैस है, उसका फॉर्मूला है C2H4। तो पौधे के अंदर पौधा इसको बना रहा है तो कोई ना कोई प्रक्रिया से बना रहा है, उसका बायोसिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, बायोसिंथेसिस। इथाइलिन बनने से पहले पौधे में मिथियोनिन बनता है। क्या बनता है,
मिथ्योनिन को माना कि कोई एंजाइम है एक्स, ये उसको इथाइलिन में बदल देता है। पौधे में जितना ज्यादा इथाइलिन बनेगा फ्रूट उतना ही जल्दी पक जाएगा, यही तो बात है, फल जल्दी पक। हम कुछ ऐसे रसायनों का छिड़काव करें जिससे ये एंजाइम की क्रियाविधि पे फर्क पड़ जाए। हम कुछ ऐसे रसायन छोड़ें इस पे, पौधे के ऊपर छिड़काव करें जो इस एंजाइम को कंट्रोल कर ले। अगर इस एंजाइम को हमने कम कर दिया तो इथाइलिन कम बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? इथाइलिन कम बनेगा तो पौधे की भी वृद्धि ज्यादा होती है, क्योंकि इथाइलिन का काम होता है पौधे की वृद्धि को रोकना। इथाइलिन एक वृद्धि अवरोधक रसायन यानी कि हार्मोन। हार्मोन दो ही प्रकार के होते हैं, वृद्धि को बढ़ाने वाले, वृद्धि को घटाने वाले। तो घटाने वाले दो है, एब्सिक एसिड और इथाइलिन, समझ रहे हो? तो अगर पौधे के अंदर इथाइलिन कम बनेगा तो पौधा वृद्धि ज्यादा करेगा। तो इस हार्मोन को रोकने के, इस एंजाइम को कंट्रोल करने के कई फायदे भी होते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इसको रोक लेते हैं, कुछ होते हैं जो इसके एक्शन को रोक लेते हैं, मतलब इथाइलिन को काम नहीं करने देते ढंग से, तो उनको तो हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। क्या कहते हैं? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर 1, इथाइलिन इनहिबिटर। इथाइलिन इनहिबिटर, इनहिबिटर। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। क्या है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बोले हिंदी में, हालांकि हिंदी एग्जैक्ट आती नहीं। इथाइलिन, इथाइलिन इनको हम लोग बोलेंगे इथाइलिन को रोकने वाले, मतलब अवशोषक नहीं बोल सकते। इनहिबिट का मतलब रोकना, अवरोधक। क्या बात है! तो इसको बोलेंगे इथाइलिन अवरोधक। शाबाश, इसको बोलेंगे इथाइलिन अवरोधक, जो उसको इनहिबिट कर रहे हैं। तो इथाइलिन को इनहिबिट करेंगे, उसके अंदर देखो कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? दूसरा सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसी प्रकार से एक है सिल्वर थायोसल्फेट। क्या है? सिल्वर, सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायोसल्फेट, सल्फेट, सल्फेट ऐसे याद रखना है। इसके अलावा और भी है कुछ केमिकल, जैसे 3 और 4, उसको बोलते हैं 1-MCP। क्या बोलते हैं? एमसीपी को आप लोग बोल सकते हो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे बेटा? शाबाश। तो हम इसको बोलेंगे 1 मिथाइल, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये इथाइलिन के एक्शन को रोक लेंगे, इथाइलिन को काम करने नहीं देंगे, मतलब इथाइलिन के सिंथेसिस को रोकने का काम कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये जो केमिकल है ये इथाइलिन को कंट्रोल करके रखेंगे। अब एक बार अगर इथाइलिन बन गया है तो उसको हम लोग बाद में, बनने के बाद में भी उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं इथाइलिन एब्जॉर्बेंट, उसको अवशोषित करने वाले। इथाइलिन बन गई है, गैस बन गई, अब उसको अवशोषित करने वाले, उनको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन अवशोषक। क्या बोलते हैं? तो इथाइलिन अवशोषक। तो कुछ इसके अंदर अवशोषक, अवशोषक, ये अवशोषक भी होते हैं। इसके अंदर आता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या आता है? केमेनोफोर से समझ जाओगे, पोटेशियम परमैंगनेट। तो अभी ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न भी आते हैं आजकल, बड़े एग्जाम में अलग अलग पूछते हैं। जैसे इनहिबिटर लिख दिया तो आपको इनहिबिटर करना पड़ेगा। उन्होंने अगर आपको लिख दिया एब्जॉर्बर। क्या है? एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर यानी कि इसको एब्जॉर्ब करने वाले, अवशोषित करने वाले। एग्जाम्पल के रूप में आप अगर समझो, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां, ये इथाइलिन है, इथाइलिन ने रिएक्शन की केमेनोफोर के साथ, केमेनोफोर के साथ अभिक्रिया करी और इथाइलिन टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी के अंदर। तो जो इथाइलिन था वो कम हो गया, खत्म हो गया, इथाइलिन को ब्रेक डाउन कर दिया इस। तो इथाइलिन जो बन गया था, जैसे कि आपने जो ट्रक भरी हुई, ट्रक के अंदर फ्रूट एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम रख देंगे केमेनोफोर। केमेनोफोर जो भी इथाइलिन बनेगी उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। जल्दी पकाना है तो हम उसके साथ में या तो कैल्शियम कार्बाइड रखेंगे या क्या क्या रखेंगे उसमें, उसको इथेनॉल से ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कोई फार्मर है, आम का बगीचा, अब आम का बगीचा तो आम लग रहे हैं, आम एक क्लाइमेट्रिक फल है, हमने अभी पढ़ा, तोड़ने के बाद पका सकते। तो क्रेट नहीं होता, क्रेट्स, कैरेट, कैरेट बोलते हैं गाँव में, क्रेट्स एक्चुअली क्रेट्स। तो हमने आम को भरा, खेत के वहीं पे एक कुंडी बनी हुई, कुंडी, उस कुंडी के अंदर इथेनॉल डाल दिया। ठीक है, कुंडी में पानी भराओ, पानी में इथेनॉल डाल दिया।
इथेनॉल इसके आम के क्रेट को पकड़ो, डुबो, निकालो, जाने दो, ट्रीटमेंट हो रहा है, समझ रहे हो क्या, कुंडी से निकाल के ऐसे। बाद में जो इथेनॉल है वो ट्रीटमेंट जो गया वो इथाइलिन गैस छोड़ेगा, उससे फिर फल पक जाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ऐसे 1000 ppm का सॉल्यूशन जैसे काम में लेते हैं आम के अंदर, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला दो तो 1000 ppm बनेगा, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाओ तो 2000 ppm बन जाए। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश करी कि फल पकाने वाले जो है हार्मोन तो है इथाइलिन और रसायन है कैल्शियम कार्बाइड। और इथाइलिन गैस को अवरोधक यानी उसके उत्पादन में अवरोध पैदा करने वाले कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फाइड और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। समझा? ऐसा। और इथाइलिन अवशोषक कौन सा है? केमेनोफोर। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये दोनों भी वर्तमान समय में अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। समझ पा रहे हो बेटा? शाबाश। अब आपको क्या करना है, टॉपिक आपने डाल रखा है, टॉपिक डालना है श्वसन और पकने के आधार पर वर्गीकरण। श्वसन और पकने के आधार पर वर्गीकरण। हाँ, जो इथ्रेल का काम अलग अलग, इथ्रेल का काम है वृद्धि को रोकना भी। इथ्रेल का काम, इथ्रेल को अगर आप अनार के अंदर काम ले, फूलों को नीचे झाड़ देना। इथ्रेल का काम होता है पौधे को स्ट्रेस की कंडीशन में लाना, स्ट्रेस की कंडीशन में लाना। एब्सिसिक एसिड का इनका काम है पौधे को स्ट्रेस की तनाव में लाना। तो जैसे तनाव में आए तो फल नीचे, फूल जो होंगे वो नीचे जड़ जाएंगे ऐसे। ये तो टॉपिक डालना, ये वाला बाद में देखेंगे बनाना कि नहीं बनाना, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको सीधा लिखना है क्लाइमेट्रिक फल, क्लाइमेक्टेरिक फल। उसके तुरंत आगे लिखना है कि शब्द किसने दिया? किड और वेस्ट। उसके बाद में 3 लाइनें बोल रहा हूं, लिख दो क्लाइमेट्रिक फल, लिखो क्लाइमेक्टेरिक फल। लिखो क्लाइमेक्टेरिक फल और उसके आगे लिखो ये शब्द दिया किड एंड वेस्ट, और फिर उसमें 3 पॉइंट लिखने जो कि मैं बोल रहा हूं। पहला बिंदु लिखो, पहला बिंदु लिखो बेटा, ऐसे फल जिनमें पकते समय, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। रिपीट करूंगा, आराम से लिखते रहिए। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसे फल जिनमें श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसे फल, मैंने कहा मैं बोल रहा हूं फिर भी तुम पड़ोसियों का देख रहे हो। मैंने कहा मैं 6 बार बोल जाऊंगा, खुद को खुद का ही लिखना है। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये फल इथाइलिन उपचार के द्वारा पकाए जा सकते हैं। ये फल, वापस बोल रहा हूं मैं ना, ये फल इथाइलिन उपचार के द्वारा तोड़ने के, सुनो सुनो, 2 लाइनों को एक में ही डाल देते हैं। वैसे तुमने लिखा उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना, ऐसे करना इन फलों को, बस इन फलों को, इन फलों को, इन फलों को इथाइलिन उपचार के द्वारा, इन फलों को इथाइलिन उपचार के द्वारा तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। क्या बात है? इन फलों को इथाइलिन उपचार द्वारा तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। ठीक है, इन फलों को इथाइलिन उपचार के द्वारा तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। बहुत अच्छा। अब आपको उदाहरण लिखने हैं जो कि बोर्ड पर लिखे हुए। ये उदाहरण आपको लिखने हैं जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्लाइमेट्रिक वाले लिखने, पहले क्लाइमेट्रिक वाले लिखने। ठीक है, क्लाइमेट्रिक वाले। सर आंधी और तूफान की उम्र क्या होती है? अब आंधी और तूफान की उम्र तो ऐसा है कि भाई कि जैसे अभी वो तूफान आया है साउथ इंडिया में, अभी आया था ना, नाम क्या उसका, अभी नहीं आ रहा क्या, तमिलनाडु के तट पे अभी चल रहा लफड़ा। अब वो तूफान की उम्र किसी की 24 घंटे होती, किसी की 36 घंटे होती। सही नहीं? तुम किस प्रयोजन से पूछ रहे हो उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आंधी भी तो कोई परमानेंट नहीं होती। देखो
आंधी की भी एक फिक्स टाइम होता है, और तूफान जो आता है उसका भी हम आजकल तो अनुमान लगा देते हैं तकनीक के द्वारा कि भाई कोई तूफान आ रहा है तो हाँ इसका प्रभाव इतने दिनों तक इन क्षेत्रों में संभावित है, तो कृपया सावधानी रखें। अब तू पूछ रहा है कि आंधी तूफान की कोई उम्र थोड़ी ना होती, ये उस लॉजिक से पूछ रहा है, ऐसी कोई बात होती नहीं, वो सब फर्जी। सर मानव में मानव में आंधी तूफान कैसे आएगा? तुझे पूछ रहा है ना, मैं वो सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को वैज्ञानिक रूप से उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मानव में कोई आंधी तूफान कैसे आएगा? नहीं आ सकता, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है सर, आज मेरा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब की तरफ से, ऑफलाइन वालों की तरफ से, ठीक है। चलो, अवोकाडो भी एक फल है, ठीक है, अवोकाडो एक फल। फिर लिखो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल। जब आपने क्लाइमेक्टेरिक फलों के उदाहरण लिख लिए हैं तो आपको लिखने हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल। अरे फिजियोलस लेनेटस लीमा बीन का नाम है, वो कल लिखाऊंगा। मंजू भाई तुम इतने दिनों से कमेंट करो, कंटिन्यू। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल में पहला पॉइंट लिखना है, क्या बात, फोन आ रहा बढ़िया वाला। लिखने के लिए तैयार हो? लिखो ऐसे फल, नॉन क्लाइमेट्रिक में पहला बिंदु लिखो, ऐसे फल जिनमें पकते समय, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। ऐसे फल जिनमें श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। ऐसे फल जिनमें श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। दूसरा, लिखो ये फल इथाइलिन उपचार के प्रति, ये फल इथाइलिन उपचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये फल इथाइलिन उपचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अगला बिंदु लिखो, इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। ओके गुड। अब लिखिए बोर्ड पे जो उदाहरण लिखे हुए हैं, अब आपको लिखने हैं बोर्ड पे जो उदाहरण लिखे हुए हैं, आराम से लिखें, इजी गोइंग। लिख पा रहे हो? शाबाश। कौन कौन है जिनकी आज पहले क्लास? आज पहली? कल किसकी पहली थी? होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने? जो होमवर्क करना था, कोई दोस्त मिले तो पुराना मैटर लिख लो, 4-5 दिन ही हुए अब। और अगर नहीं लिखना है तो फिर और जब भविष्य में वापस पढ़ेंगे ना बैकअप, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी रिवीजन ही करा रहा हूँ 2 दिन, 2 वैज्ञानिक नाम यही है उसमें बस। तो तुम चाहो तो किसी की कॉपी लेके लिख सकते हो, कोशिश करो कि लिख डालो उसको, ज्यादा उसमें ऐसी समझने वाली बात है नहीं कुछ। सर पेपर में टेक्निकल टर्म इंग्लिश में डालना प्लीज।
नहीं, मैं हमेशा डालता हूँ, मैं हमेशा ऐसा कोई शब्द जो है समझ से बाहर होता है उसको मैं अंग्रेजी में डालता हूँ, ठीक है। अंग्रेजी में डालना, अंग्रेजी में लिखता हूँ, ठीक है। हिंदी भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक, दोनों अपनी भाषा है, कोई टेंशन। अब आप लोग लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बिंदु। पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर तीसरे नंबर पे इसको लिखना है, कैम एंड वो अभिक्रिया वगैरह कुछ नहीं लिखनी। ओके, ओके गाइस, रिटर्न एवरीबॉडी, लिख लिया सभी ने? वो जो स्टार्टिंग में हमने ग्राफ बनाया उसको भी थोड़ा बनाओ क्या? तुम्हारे क्या लेना देना, तुम तो चाहते हो सिलेबस को शॉर्टकट में निपटा दो, एज शॉर्ट एज। लेकिन पिछली बार हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, उसमें देखो काफी बदलाव चल रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा हम इस वर्जन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन निकाल रहे हैं हम लोग। आईफोन 15, 16, 17 ऐसे, तो अपने भी सिलेबस के वर्जन होते हैं। अपने सिलेबस को छोटी मोटी चीज थोड़ी, अपने सिलेबस के वर्जन को नाम, जैसे पिछले बार जो था वो था एस, उसका नाम दो एस, दे दो एस ओ, मेरे नाम से एस ओ, एस ओ, एच का मतलब हॉर्टिकल्चर, एस ओ एच या एस एच, एस एच वर्जन नंबर एस एच 3। हॉर्टिकल्चर के इस सिलेबस का क्या नाम है अपना, अब हमने आज नामकरण कर लिया, एस एच 3 क्या है, ये नया वर्जन है इस बार,
लॉन्च हो चुका है नया वर्जन SH3। एस मतलब मैं, मेरा नाम सोनू है, दूसरा H मतलब हॉर्टिकल्चर, तीसरा का मतलब तीसरा वर्जन, क्योंकि सुपरवाइजर का फर्स्ट वर्जन पढ़ा था, दूसरी भर्ती पढ़ी थी, तीसरी, सही नहीं? तो SH, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आ गया एक तो तुम्हारा है। इसको अगर किसी को बनाना है तो काम आती है ये चीज, इसको बनाओ, 2 मिनट लगेंगे खाली, लेकिन ये मैंने काफी मेहनत के द्वारा बनाया है। नहीं, इस डायग्राम को मैं पढ़ के आया आज वापस, इसको मैं पढ़ के आया, और फिर इसलिए क्या है कि तुमको बनाना है, क्योंकि जब मैंने बनाया तो तुम भी बनाओ, काम आएगा। केल का वैज्ञानिक नाम कल बताया था, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसिफाला, और ब्रुसेल्स स्प्राउट का बताया था, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गेमीफेरा। आज विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को आता है। मनाते तो कोई है नहीं, सब लोग कोशिश जरूर करते हैं मनाने की, जैसे कृषि विभाग वाले कोशिश करते हैं, हर ग्राम पंचायत में जहां जहां सुपरवाइजर लगा हुआ है उन वहां पर किसानों को बुलाते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, उनको बताते हैं कि मृदा का महत्व क्या है, उनको है, फोटो भी खींचते हैं, फोटो भी, आज फोटो इसलिए खींचते हैं कि फोटो बताना पड़ता है अधिकारियों को कि वास्तव में तुमने क्या नहीं किया, पता चला तुमने तो वो किया ही नहीं प्रोग्राम, तो कम से कम वो फोटो खींचने के लिए, फोटो खींचने के बहाने 5-10 लोगों को इकट्ठा तो करेगा भाई, फोटो खींचने के बहाने कम से कम अब उनको कुछ तो बताएगा कि भाई आज क्यों बुलाया है, कम से कम उनको तो इस तरीके से कुछ तो उनके पास जाएगा, यही जागरूकता ऐसे जाती है कि नहीं? तो एक दिन में थोड़ी ना होता है, सब धीरे धीरे होता है। किड एंड वेस्ट का क्या अर्थ है? अब देखो ऐसा है, किड एंड वेस्ट 2 व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने क्लाइमेट्रिक शब्द दिया था। जल्दी जल्दी लिखो, फिर मृदा दिवस के उपलक्ष्य में मेरे को 2 शब्द बोलने हैं। सर सबके सब चोर हैं कृषि विभाग में, अभी क्या उसमें चोर थोड़े कम पड़ रहे हैं, इसलिए सरकार थोड़े चोर और लेना चाहती, सही नहीं? हेलो, हाँ जी, मैं अभी क्लास में हूँ। क्या लिख लिया सबने? तुम्हारे पास में 30 सेकंड और है, इसको बनाओ, और तुम भी जहां पर भी नौकरी करने जाओ ना, वहां एक तुम वापस पढ़ा भी तो सकते हो, तुम खुद पढ़ा सकते हो, जैसे कहीं भी नौकरी कर रहे हो, सब जगह प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल, तो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल भी है बहुत सारे, तो वहां भी तुम पढ़ा तो सकते हो, तो कब पढ़ाओगे? जब तुमको कुछ आएगा जाएगा है, इसीलिए तो सीखना अपने को, फिर पढ़ाओगे उससे क्या है कि पढ़ाने से फायदे बहुत होता है, पढ़ाने से चीजें याद हो जाती, आप खुद पढ़ाते हो तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाती। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है तो खुद पढ़ाने लग जाओ पहले, क्योंकि तुम कब पढ़ाओगे? जब तुमको आएगा, नहीं आएगा तो पढ़ के आना पड़ेगा। जैसे मेरे को ये मैं हर साल ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर इसको अच्छे से देख के आया, क्योंकि मेरे को पीजी में बताना था, तो मैंने जब देख के आया तो मैं सीख गया, एक बार उधर रिवीजन हो गया, एक बार इधर हो गया, एक आधा बेच जाएगा उसको और उतरा दूंगा, तो मेरे को याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सबके लिए ऐसा है, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर चीज में यूं, सही कह रहा हूँ गलत? हाँ कहना तो सीखो ना कबूतर, हाँ तो बोला करो कोई चीज के बाद में, हाँ यस सर, हाँ सर, ऐसे झूठी साची बात है, हुकारा तो देना सीखो है? एक हुकारा देने का कितना महत्व होता है भाई। अगर आप एक चीज को समझो, अगर किसी देवरे के अंदर भोपा हो और भोपा के साथ में एक हजूरिया और होता है, भोपे के साथ में एक हुकारा देने वाला और होता है, भोपा जी ने को देवता आते हैं भोपा जी को, और इस बार ये है, ये है, ये होगा, हाँ अंधता, वो ये हो गए, हाँ अंधता, बिल्कुल सही बात, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? ऐसे तो एस, जैसा कि आपको पता है कि भाई
आज मृदा दिवस। तो मृदा दिवस में हमें यह समझना है कि मृदा एक अमूल्य संसाधन है। सॉइल इज ए प्रीशियस रिसोर्स गिवन बाय नेचर, गिवन बाय गॉड। भगवान के द्वारा प्रदत्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन। मृदा का महत्व तो वही जाने जिनको ये पता हो कि मृदा बनती कैसे। भाई ऐसे फार्मर जिनको पता ही नहीं है कि मृदा का क्या महत्व है। 1 इंच मृदा बनने में हजारों साल लग जाते, 1000 साल, 2000 साल में 1 इंच मृदा बनती। ऐसे पठारी इलाके जहां पे मृदा है ही नहीं, खेतों में जाओगे तो कंकड़ कंकड़ मिलेंगे तुमको। आप हाड़ौती क्षेत्र में चले जाओ, जहां खेतों के अंदर आपको पत्थर पत्थर चट्टाने ज्यादा, मृदा भी वहां है नहीं, क्योंकि वो बाद में बना, धरती के बाद में बना। जैसे धरती बने ना, धीरे 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 अभी लेटेस्ट बना है, अब बाद में बनना है तो वहां पत्थर ही पत्थर, चट्टानों की अभी अक्षय चालू है। तो चट्टानों से धीरे 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 मृदा, 1000 साल बाद में मृदा बनेगी, थोड़ी थोड़ी ऐसे 5-10 हजार साल बाद में मृदा का लेवल होगा, 10,000 लाख साल बाद में। तो इसके महत्व को अब वो हाड़ौती के लोग क्या करते हैं, जमीन को खोदते हैं, फिर 500,000 ट्रैक्टर लाके दूसरी जगह से मिट्टी का डालते हैं उसमें, और फिर वहां पे लहसुन की, प्याज की, अफीम की या ऐसी खेती करते हैं, मिर्च वगैरह की। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो मृदा के महत्व को समझ रहे हैं। हम जैसे लोग जो जिनके मृदा भगवान ने दे रखी गिफ्ट में, खूब ही खूब खेती खेते, यूरिया का कट्टा 1 डाल रहे, उसकी जगह 2 डाल दो। खेत में काम दाम नहीं होता, उसमें खरपतवार नाशी डाल दो, पेस्टिसाइड डाल दो, और कोई केमिकल है तो उसमें डाल दो। इससे हो क्या रहा है कि मृदा की पूरी पूरी बायोलॉजी, सोइल बायोलॉजी डिस्टर्ब हो रही। सोइल भी एक तरीके से लिविंग चीज, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव रहते हैं, हानिकारक, फायदेमंद सब प्रकार के रहते हैं, जो पोषक तत्वों को एक उपलब्ध फॉर्म में पौधे को उपलब्ध कराते हैं। अगर उस मृदा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं, अगर खाद वाद अगर आप रेगुलर नहीं डाल रहे उसके अंदर, तो फिर आप कितने यूरिया डालो, कितने डालो, वो पौधों को उपलब्ध होगा नहीं, या तो वो लीच आउट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, अलग अलग तरीके से वो खत्म हो जाएगा। तो आज के अभी ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज के 15 से 20 साल बाद 2040 तक, 45 तक, 50 तक, लगभग लगभग 18-20% तक जो खाद्यान्न उत्पादन है वो कम हो जाएगा। कम होने के पीछे कारण ये रहेगा कि मृदा में इतनी ताकत ही नहीं रहेगी। भाई जो पोषक तत्व है 17, भाई अभी तक वैज्ञानिकों ने 17 पोषक तत्वों का पता लगाया कि पौधे को ये 17 पोषक तत्व चाहिए तो ही बात बने। 17वां भी निकल का पता चला। तो पोषक तत्व भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये जानकारी तो है कि भाई पोषक तत्व कुछ वृहद होते हैं, कुछ और माइक्रो सूक्ष्म जीव, मतलब मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट भी 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। बेसिक के अंदर CHO आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्राइमरी में NP के आते हैं, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर आपका मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, क्लोरीन है, आयरन है, जिंक है, बोरोन है और निकल है। निकल सबसे लेटेस्ट जो 1987 में ब्राउन के द्वारा खोजा गया। तो अब ये सभी पोषक तत्व हम ले दौड़े डालते क्या है उसके अंदर? NP, नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि DAP यूरिया के अलावा कुछ नहीं डालते अपन। जबकि पौधे को तो 17 पोषक तत्व चाहिए, हम 2 से ही काम चला रहे, क्योंकि कुछ मात्रा में ये सूक्ष्म पोषक तत्व पहले से है उसमें, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आप खतरनाक, अब जो केमिकल खरपतवार को खत्म कर रहा है, वो तो उसमें जो जीवाणु है उसको खत्म करेगा ही करेगा। तो ये कब तक चलेगा? एक टाइम इसका जैसे सेचुरेशन, संतृप्त अवस्था आ गई, तो फिर आप यूरिया खाद डालोगे तो ही फसल होवे। अभी भी हो गया ये, कई गांवों के अंदर ऐसा हो चुका है, यूरिया नहीं डालो तो फसल ही नहीं, क्योंकि हमने उसमें जैविक खाद डालना ही बंद कर दिया। डालोगे कहाँ? पशुपालन तो करते ही नहीं लोग बाग। नई लड़कियां कहती हैं हम तो खेती करें, अब खेती नहीं करे तो गोबर कहाँ से आए? लड़के नहीं करे तो लड़के ही नहीं करे, लड़के ही नहीं करे। हमारे तो सर शादी ऐसे घर में करेंगे जहां पे जो खेती नहीं करनी पड़ी। फिर भी उसके पापा जमीन जरूर देखते कि 10, 20, 50 बीघा जमीन हो तो रिश्ता जल्दी हो जाता। भाई जब आपकी खेती करनी नहीं है लड़की को, तो जमीन काहे को देख रहा? या तो मिट्टी खाती दिखे छोरी है भाई, या तो भाई ये देख रहा हूं तुम समाज में ये चीज भी, ये गलत। तो मृदा के महत्व को हम किसानों को बताएं, उससे पहले हम भी सीखें। और नई जनरेशन में नए नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं 8वीं 10वीं 7वीं 6वीं, उनको हम धीरे धीरे इस बारे में बताएं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा, तब जाके आने वाले टाइम परिवर्तन हो। तो मृदा दिवस में जागरूकता ही सब कुछ है। आप अपने खुद के खेत से स्टार्ट करो, अपने पेरेंट्स को मनाओ, लेकिन पेरेंट्स तुम्हारी बात तभी मानेंगे जब तुम थोड़े लायक हो जाओ।
जब तुम या तो कमाओ हो जाओगे या कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे घर वालों को फायदा। नहीं तो तुम घर वालों को कुछ ही बोलो, तुम कह दोगे भाई क्या पानी खत्म हो रहा धरती से, मम्मी टंकी तो बंद कर दे, मम्मी बोलेगी काम करता रहो, खूब ही पानी है अपना गांव में तो। लेकिन अगर तुम कोई अधिकारी हो, तुम काम के आदमी हो, तो मम्मी की बात छोड़ो, कह रहे हो तो सही कह रहे हो भाई, है कि नहीं? नहीं तो तुम निठल्ले हो तो मम्मी बोली चाल आगे बढ़, है होता नहीं होता ऐसे। तो इसलिए तुम्हें पहले खुद क्या हमने आज कुछ पढ़ा, तो ये सब चीजें कल मैं आपको हैं, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तो मेरी बातें बहुत काम की है, तुम्हारे काम आएगी, ध्यान रखना।